नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, मैंने राव इंद्रजीत जी का एक वीडियो देखा था। स्टेटमेंट उसमें वो दे रहे थे कि मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और मैं हमेशा चुनाव ही लड़ता रहूँगा। और ये शायद उन्होंने किसी पत्रकार के जवाब में दिया था। शायद उन्होंने पूछा हुआ क्या आप राज्यसभा में जाने की सोच रहे हैं, तो शायद इसी के जवाब में उन्होंने दिया था। लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने देखी थी, उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र चुनाव लड़े हैं और आगे भी मैं हमेशा चुनाव ही लड़ता रहूँगा। तो ये बात तो ठीक है कि उन्होंने हमेशा चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते भी हैं, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता है दक्षिण भारत के। तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो चुनाव में भी रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये कहा था कि राव इंद्रजीत जी ज़्यादा लंबे समय तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनको राज्यसभा में जाना ही जाना पड़ेगा। और अगर वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो उनको राजनीतिक रूप से संन्यास लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा था मैंने? क्योंकि मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं या भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा था? तो उसके वो पीछे वजह ये थी दोस्तों कि मैं बीजेपी की कार्यशैली को भी जानता हूँ और मैं देख भी रहा था कि पिछले लगभग 10 साल से, जब से राव इंद्रजीत जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, तब से ही मैं देख रहा था। हालांकि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तब भी मैंने एक लेख लिखा था उस टाइम, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में था, तो एडिटोरियल में मैंने लिखा था कि राव इंद्रजीत जी ने भाजपा में जाके गलती की। वहाँ उनको शॉर्ट टाइम में बड़ा फायदा तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो उनके लिए घातक रहेगा। और अगर कांग्रेस में वो रहते तो राहुल गांधी से सीधे मिलकर ना वो अपने लिए सेफ जगह ढूंढ सकते थे, ताकि उनको भूपेंद्र हुड्डा जी के उसके ऊपर ना रहना पड़े, निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, उस टाइम बीजेपी की वो थी नहीं और वो इतने कद्दावर नेता थे कि वो बीजेपी में चले गए। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने उनको पद भी दिया और अब की बार केंद्रीय उसमें भी पद दे रखा है और उनकी बेटी को भी वो मंत्री बना रखा है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की जो कार्यशैली, मैंने ऐसा क्यों कहा था कि वो इसलिए कहा था कि बीजेपी की जो कार्यशैली है ना, उसके सिर्फ 2 सिद्धांत हैं वो, और ये 2 सिद्धांत के अलावा तीसरा बीजेपी का कोई सिद्धांत ही नहीं है। पहला तो ये है कि बीजेपी का पहला सिद्धांत है कि डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को आपस में बांटो, राज करो, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी। और ये आपने देखा होगा, हरियाणा में भी देखा होगा, जो जाट वर्सेस 35 बिरादरी जो की है, ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। दूसरा फिर बीजेपी की कार्यशैली है कि यूज एंड थ्रो सिद्धांत, जो उसका दूसरा यूज एंड थ्रो में दोस्तों, इसका कारण तो ये है कि बीजेपी है कि वो आरएसएस बेस्ड पार्टी है और बीजेपी आरएसएस का ही लगाया हुआ एक पौधा है जो कि पेड़ बन चुका है और उसमें उसकी जो भी ब्रांचें, जो भी शाखाएं या जितने पत्ते भी हैं वो आरएसएस के ही हैं। और वो आरएसएस के अलावा किसी भी भारी व्यक्ति को लंबे समय तक अपने अंदर समायोजित कर ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो लोगों को लेते हैं, दूसरी पार्टियों वालों को, यानी बाहरी लोगों को लेते हैं और उनके कद के अनुसार उनको पद भी देते हैं। लेकिन जैसे समय बीतता है और वो जो एरिया, जिस एरिया के या क्षेत्र के या जिन सीटों के ऊपर उनका प्रभाव है, उसके ऊपर बीजेपी कर लेती है अपना प्रभाव और फिर उस नेता को वो बाहर कर देती है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, आपने वीरेंद्र सिंह का भी देखा होगा और ये कुलदीप बिश्नोई जी का भी आपने देखा होगा, और अब 2029 के चुनाव में किरण चौधरी जी का देख लेना। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के लोग नहीं हैं। और जैसे एक नेता ने कहा भी था कि यहाँ आते हैं लोग अपने समर्थकों के साथ और जाते हैं यहाँ से अकेले, तो ये फैक्ट है दोस्तों। आप कितने ही उदाहरण देख लीजिए, जो भी बाहरी नेता आया कुछ समय तक रुका, उसके एरिया के जो समर्थक थे वो बीजेपी के हुए और बीजेपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। और अब यही हो रहा है राव इंद्रजीत जी के साथ, और ये मैंने उस टाइम एडिटोरियल में भी लिखा था। और इसका प्रमाण ये है कि जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, पहले कार्यकाल में तो थोड़े बहुत काम हुए हैं अहिरवाल के, लेकिन उसके बाद वहाँ काम होने बंद कर दिए। और इस चीज़ की शिकायत पिछली बार जब ये हमारे नायब सिंह सैनी जी थे, उस फंक्शन में राव इंद्रजीत जी ने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा भी था कि पिछले मुख्यमंत्री ने तो हमारे एरिया का जो है कोई भी काम नहीं किया और उन्होंने हमारे एरिया को छोड़ दिया, एक तरह से लावारिस करके छोड़ दिया। तो उसका जवाब उन्होंने, ये नायब सैनी जी ने स्टेज के ऊपर ही दिया था और उसी टाइम कहा था कि बीजेपी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, यानी वो भी उसी पैटर्न पर चलने वाले हैं जिस पैटर्न के ऊपर
खट्टर साहब चले थे, मनोहर लाल खट्टर जी चले थे, और उनको भी उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि अब बीजेपी के अंदर उनकी नहीं चलेगी, उनका जो रुतबा है वो नहीं चलेगा। हालांकि इस चीज़ का जवाब राव इंद्रजीत जी ने देने का प्रयास किया था डिनर डिप्लोमेसी से, लेकिन उसका जितना करारा जवाब पलट के बीजेपी ने दिया, उतने करारे जवाब की न तो राव इंद्रजीत जी को उम्मीद थी और नई पब्लिक को उम्मीद थी, और हमारे जैसे पत्रकारों को तो खैर मेरे को तो थी इस चीज़ की उम्मीद कि पलट के जवाब देगी। खैर कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों अब एक बात उसकी है सोचने लायक कि जो राव इंद्रजीत जी अभी 2-2.5 महीने पहले तो ये कह रहे थे कि मैं चुनाव ही लड़ता रहूँगा, और अब 2 महीने बाद वो कह रहे हैं कि मैं चुनावी राजनीति में नहीं रहूँगा। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी चुनावी राजनीति से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की, घोषणा वक्त ने उनसे करवा दी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, अब उनको ये एहसास हो चुका है कि बीजेपी के अंदर आने वाले टाइम में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और वक्त रहते लोगों को अपनी उम्र का तगाजा दिखाते हुए, अपनी उम्र का वास्ता देते हुए लोगों को ये बताने का तात्पर्य है कि ताकि वो वक्त रहते उस कमी को लगा लीजिए या अक्षति को लगा लीजिए, उसको पूरा कर सके, लोगों में अपनी इमेज बनाए रखे कि भाई मेरी तो उम्र ज़्यादा हो चुकी है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। नहीं तो 2 महीने पहले भी तो यही उम्र थी, 2 महीने में कौन सा उम्र ज़्यादा होगी। तो अब उनको ये लगने लग गया है क्लियर कि अब अगर वो बचा सकते हैं तो अपनी बेटी आरती राव जी के कैरियर को तो बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आरती राव जी का भी कैरियर बीजेपी के अंदर ज़्यादा लंबा नहीं है। अब 2029 के चुनाव तक तो वो मंत्री रहेंगी, लेकिन जैसी बीजेपी की कार्यशैली है उसके अनुसार अगली बार वो विधायक तो होंगी, यानी विधायक की तो उनकी वो रहेगी, कैपेसिटी रहेगी। लेकिन 2029 के चुनाव में मुझे लगता है कि उनको विधायक का टिकट भी नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बीजेपी की कार्यशैली को देखते हुए मैं कह रहा हूँ। पहले इसमें फिर उदाहरण देना चाहूँगा चौधरी वीरेंद्र सिंह का। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, और फिर उनके बाद उनकी मिसेज को भी टिकट दी गई, उनके लड़के को भी टिकट दी गई, और अब की बार उनको स्पष्ट बोल दिया गया कि टिकट या तो वो राज्यसभा के ले ले या उनके लड़के को एक टिकट दी जाएगी। तो अपने लड़के के कैरियर को बचाने के लिए, ब्रजेंद्र सिंह के कैरियर को बचाने के लिए उन्होंने राज्यसभा की सीट भी दाव पे लगा दी, और उसका अंजाम अब लोगों ने देखा। उसी का अंजाम है कि आज ब्रजेंद्र सिंह पद यात्रा के नाम से सड़कों पर पैदल यात्रा करने लग रहे हैं, नंगे पैर घूमने लग रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आरती राव जी के साथ ही, इसलिए आज राव इंद्रजीत जी ये सोच रहे हैं कि कम से कम आरती राव जी का कैरियर तो बचा रहे, इसलिए वो खुद ही पीछे हटना चाह रहे, खुद ही पीछे हटने की उन्होंने घोषणा कर दी। और ये तो होना ही होना था दोस्तों, बीजेपी की ये कार्यशैली है ही है। लेकिन इस चीज़ में मैं एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, अब वो जो वीडियो थी मैं आपको दिखाऊंगा इसके लास्ट में, उस वीडियो में देखना कि राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि 35 साल से लोगों ने जो मेरा साथ दिया और जो मैंने ताकत मिली लोगों से, यानी जो पब्लिक ने उनको ताकत दी, उसका इस्तेमाल पब्लिक की भलाई के लिए उन्होंने किया है, पब्लिक के काम करवा के उन्होंने दिया है। तो इस चीज़ पर मैं कहना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत जी यहाँ पर भी पूरी तरह सच नहीं बोल रहे। अगर वो उन्होंने पब्लिक का काम किया होता तो एक बार अपने दिल में झांक के देख ले, अपने आत्मा में झांक के देख ले कि रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत की जमीन ली है धोखा करके ने, क्या वो उनकी ताकत दी है या उनके साथ विश्वासघात किया गया है। और मैंने कहा है दोस्तों कि प्रकृति का नियम है कि जब भी कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर आदमी के साथ विश्वासघात करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो प्रकृति उसका न्याय करती है। और यही न्याय है शायद प्रकृति का कि जिस ताकत का अहंकार लगा लीजिए या ताकत का गुमान था वो राव इंद्रजीत को था, तो आज राव इंद्रजीत जी को खुद घोषणा करनी पड़ी कि वो चुनावी राजनीति से दूर होने जा रहे हैं। ये दोस्तों चलिए एक कहावत लगा लीजिए, दुआ लगा लीजिए, शेर लगा लीजिए कि अपने ही कर्मों का फल है नेक या रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रामगढ़ और भगवानपुर के लोगों की जो बद्दुआ है वो जरूर लगी होगी और आज उनको संन्यास की घोषणा करनी पड़ी चुनावी राजनीति से। चलिए दोस्तों, ये तो खैर राव इंद्रजीत जी जाने कि उनकी क्या भविष्य की योजना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलते चलते एक निवेदन फिर करना चाहूँगा और मैं आरती राव जी से भी करना चाहूँगा कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कम से कम उनके पिताजी ने जो वायदा किया था रामगढ़ और भगवानपुर को ये कह के कि मैं 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाऊँगा, तो कम से कम अपने वायदे को पूरा करें।
और ये रामगढ़ और भगवानपुर का कर्ज है राव इंद्रजीत जी के ऊपर, और एक पिता का कर्ज बच्चे उतारते हैं, बेटा नहीं हो तो बेटी उतारती है। तो भारती राव जी से यही निवेदन है कि अपने पिताजी के उस कर्ज को उतारिए, और नहीं तो अब बाकी तो अब आपकी इच्छा है, उतारना चाहे ना उतारना चाहे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जब राव जी आपका बेटा हुआ था तो सबसे पहले मैंने ही इस चीज़ को डिस्क्लोज किया था, और मैंने ही परमात्मा से प्रार्थना की थी और ये कहा था कि परमात्मा आपके बेटे की राह में सफलता की सीढ़ियाँ लगा देगा अगर आप भगवानपुर रामगढ़ के हॉस्पिटल बना देते हैं तो। लेकिन लगता है आप लोगों ने नहीं सुनी। चलिए, आप लोगों की इच्छा, आप भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाना है या नहीं बनाना, परमिशन देनी है या नहीं देनी, या जो हजारों लोग वहाँ रोड के ऊपर धूप में, छाँव में, बरसात में बैठे हुए हैं उनकी तपस्या को देखना है या नहीं देखना, ये आपका काम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरा विश्लेषण सही है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं आपकी सामने वीडियो बनाता रहूँ, अपना विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख शांति दे, आपके सपनों को पूरा करे। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।